क्या आपने कभी किसी से सिर्फ हाँ कहने के लिए अपनी इच्छा के खिलाफ फैसला लिया है? शायद किसी दोस्त ने पैसे उधार मांगे जबकि आपका बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी आपने मना नहीं किया। या किसी दुकान पर गए थे सिर्फ एक चीज खरीदने, लेकिन बाहर निकले तो 5 चीजें लेकर। या फिर किसी रिश्ते में बार बार आपको ऐसा महसूस कराया गया कि हर गलती आपकी ही है, जबकि सच कुछ और था। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में मैनिपुलेशन का अनुभव किया हो। और सबसे हैरानी की बात यह है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन जोर जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारे फैसलों को धीरे धीरे प्रभावित करके किया जाता है। इसी वजह से ये इतना शक्तिशाली होता है। अब एक सवाल सोचिए, अगर कोई इंसान बिना आपको धमकाए, बिना आप पर चिल्लाए और बिना कोई झूठा वादा किए सिर्फ सही शब्दों का इस्तेमाल करके आपकी सोच बदल दे, तो क्या वह आपकी आजादी छीन रहा है या फिर आपका दिमाग वैसे ही काम करता है? यहीं से शुरू होती है मानव मनोविज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानी। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा तर्क से फैसले नहीं लेता। कई बार हमारी भावनाएं, हमारा डर, दूसरों की राय और समाज का दबाव हमारे फैसले हमसे पहले ले चुके होते हैं। और जो लोग इन कमजोरियों को समझ जाते हैं, वे कभी कभी उनका इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इसे ही कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को कंट्रोल करना सिखाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि लोग मैनिपुलेशन क्यों करते हैं, ये हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है और सबसे जरूरी, हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जिस पल आप किसी चाल को पहचान लेते हैं, उसी पल उसकी ताकत कम होने लगती है। ज्ञान मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा जवाब है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है, इंसान दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करता है, हमारा दिमाग ऐसी चालों में इतनी आसानी से क्यों फंस जाता है, दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम मनोवैज्ञानिक तकनीकें कौन सी हैं, और आखिर में आप अपने फैसलों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा न उठा सके। तो आराम से बैठिए और अपने दिमाग के उस हिस्से को समझने के लिए तैयार हो जाइए जो हर दिन फैसले लेता है, लेकिन हमेशा आपकी जानकारी में नहीं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा होता है। मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है? कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही बात आपसे कहते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, अगर तुम्हारा मन है तो मेरी मदद कर देना। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? दोनों का मकसद एक ही है, आपसे मदद लेना। लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। पहले व्यक्ति ने आपको चुनने की आजादी दी, दूसरे व्यक्ति ने आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना होता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति की सोच, भावनाओं या फैसलों को इस तरह प्रभावित करना कि उसे लगे वह अपनी मर्जी से निर्णय ले रहा है, जबकि असल में उसकी दिशा कोई और तय कर रहा होता है। यानी आपको धक्का नहीं दिया जाता, बस धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर दिया जाता है जहां कोई दूसरा आपको ले जाना चाहता है। और यही वजह है कि मैनिपुलेशन इतना खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अक्सर शिकार को आखिर तक एहसास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। अब सवाल उठता है, क्या हर तरह का प्रभाव डालना मैनिपुलेशन है? नहीं, हर बार नहीं। मान लीजिए एक शिक्षक अपने छात्र को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, एक डॉक्टर आपको धूम्रपान छोड़ने के लिए समझाता है, या आपके माता पिता आपको सही और गलत का फर्क बताते हैं। ये प्रभाव है, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं।
क्योंकि यहां उद्देश्य आपके हित में है और आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान किया जा रहा है। मैनिपुलेशन तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरियों या आपके भरोसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करने लगे। उसे आपकी खुशी से मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करना होता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, क्या मैनिपुलेशन सिर्फ रिश्तों में होता है? बिल्कुल नहीं। ये लगभग हर जगह मौजूद है। कभी विज्ञापनों में, जहां आपको यह महसूस कराया जाता है कि अगर आपने कोई खास चीज नहीं खरीदी तो आप पीछे रह जाएंगे। कभी सोशल मीडिया पर, जहां लाइक्स और नोटिफिकेशन आपके दिमाग को बार बार उसी ऐप पर लौटने के लिए मजबूर करते हैं। कभी ऑफिस में, जहां कोई सहकर्मी अपनी गलती भी आपके सिर पर डाल देता है। और कभी कभी सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन उन्हीं लोगों से मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल है, अगर मैनिपुलेशन इतना गलत है तो इंसान ऐसा करता ही क्यों है? क्या लोग जन्म से मैनिपुलेटिव होते हैं या फिर यह एक सीखा हुआ व्यवहार है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोग जन्म से मैनिपुलेटर नहीं होते, वे इसे जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। बचपन में अगर किसी बच्चे को यह महसूस हो जाए कि रोने से उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसका दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है, भावनाओं का इस्तेमाल करके मैं अपनी बात मनवा सकता हूं। समय के साथ यही तरीका और जटिल होता जाता है। रोने की जगह लोग अपराध बोध दिलाना सीख जाते हैं, चुप्पी का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, झूठी तारीफ करना सीख जाते हैं या डर पैदा करना सीख जाते हैं। तरीके बदल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहता है, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना। यही कारण है कि मैनिपुलेशन हमेशा किसी बुरे इंसान की पहचान नहीं होता। कई लोग बिना समझे भी ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से यही तरीका देखा या सीखा होता है। लेकिन चाहे कारण जो भी हो, अगर कोई आपकी आजादी, आपकी सोच या आपकी भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो वो व्यवहार स्वस्थ नहीं है। अब सोचिए, अगर इंसान इतने आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है, तो आखिर हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाया जाता है? क्या हमारा दिमाग सच में इतना आसान है समझना, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक वजह छिपी हुई है? अगले भाग में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है और क्यों सबसे बुद्धिमान लोग भी कभी कभी मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हैं। हमारा दिमाग इतनी आसानी से मैनिपुलेट क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी फैसले के समय आपको पूरा विश्वास था कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपने खुद से कहा, मैंने ऐसा सोचा ही क्यों? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। असल में यही इंसानी दिमाग का स्वभाव है। हम खुद को पूरी तरह तर्कसंगत मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हर पल शॉर्टकट लेता है, और यही शॉर्टकट कई बार हमें मैनिपुलेशन का आसान शिकार बना देते हैं। सोचिए, अगर हर छोटे बड़े फैसले के लिए आपका दिमाग पूरी गणना करने लगे, तो सुबह उठकर कपड़े चुनने में ही आधा घंटा लग जाए। किस रास्ते से जाना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, हर बात पर अगर दिमाग गहराई से सोचने लगे तो हम दिन भर में शायद कुछ भी न कर पाए। इसीलिए हमारा दिमाग एक आसान तरीका अपनाता है। वो पिछले अनुभवों, भावनाओं और तेज मानसिक शॉर्टकट्स के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेता है। ज्यादातर समय ये तरीका हमारी मदद करता है, लेकिन कभी कभी यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मान लीजिए आप किसी नए शहर में हैं, आपको 2 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। पहले रेस्टोरेंट में सिर्फ 5 लोग बैठे हैं, दूसरे के बाहर लंबी लाइन लगी है। बिना खाना चखे ज्यादातर लोग किसे बेहतर मानेंगे? शायद उसी को जहां भीड़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है, अगर इतने लोग यहां आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। इसे मनोविज्ञान में सोशल प्रूफ कहा जाता है, यानी हम दूसरों के व्यवहार को देखकर अपना फैसला लेते हैं
और मैनिपुलेटर इसी आदत का फायदा उठाते हैं। अब एक और स्थिति सोचिए, आप ऑनलाइन कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके नीचे लिखा है स्टॉक में सिर्फ 2 पीस बचे हैं। अचानक आपको लगने लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद बाद में मौका नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात यह है, हो सकता है कि आपको उस चीज की जरूरत भी ना हो, लेकिन खो देने का डर आपके फैसले पर हावी हो जाता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग कई बार जरूरत से ज्यादा डर के आधार पर निर्णय लेता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात पर जल्दी भरोसा किया है जो बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा था, भले ही उसके पास कोई सबूत न हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर आत्मविश्वास को सच्चाई समझ बैठता है। अगर कोई व्यक्ति बिना हिचकिचाए पूरे विश्वास के साथ बात करे तो हमें लगता है कि उसे सब पता है, जबकि कई बार सच्चाई ठीक इसके उलट होती है। यानी आत्मविश्वास हमेशा ज्ञान की निशानी नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग दोनों में फर्क करने में अक्सर गलती कर देता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले आपको बहुत सम्मान देता है, आपकी तारीफ करता है, हर समय आपका साथ देता है। धीरे धीरे आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। फिर एक दिन वही व्यक्ति आपकी छोटी सी गलती पर आपको दोषी महसूस कराने लगता है। आप सोचते हैं शायद गलती सच में मेरी ही होगी, आखिर ये इंसान हमेशा मेरा भला चाहता है। यही सबसे खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि जब भरोसा बन जाता है तो हमारा दिमाग सवाल पूछना कम कर देता है। और मैनिपुलेशन के लिए यही सबसे उपजाऊ जमीन होती है। असल में मैनिपुलेटर आपकी ताकत पर हमला नहीं करते, वे आपकी भावनाओं को निशाना बनाते हैं। आपका भरोसा, आपका डर, आपकी अकेलेपन की भावना, आपकी स्वीकृति पाने की इच्छा, यही उनके सबसे बड़े हथियार होते हैं। और जब तक आपको यह एहसास होता है तब तक कई फैसले आपके हाथ से निकल चुके होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मैनिपुलेशन इतना सूक्ष्म होता है तो हम इसे पहचाने कैसे? क्या इसके कुछ तय संकेत होते हैं? क्या हर मैनिपुलेटर एक जैसी चालें चलता है? अब हम जानेंगे मैनिपुलेशन की पहली और सबसे आम तकनीक, गिल्ट मैनिपुलेशन, यानी किसी को अपराधबोध का एहसास कराकर उससे अपनी बात मनवाना। गिल्ट मैनिपुलेशन, अपराधबोध का जाल। रात के लगभग 10 बजे हैं, आप पूरे दिन काम करके थक चुके हैं। तभी आपका एक दोस्त फोन करता है। वह कहता है, यार मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन इस बार आपका मन नहीं है। आप विनम्रता से कहते हैं, माफ करना, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर सामने से एक वाक्य आता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए याद आया क्योंकि तुम्हें अपना दोस्त समझता था। अब सोचिए, अभी कुछ सेकंड पहले तक आपको सिर्फ आराम करना था, लेकिन अब आपके अंदर एक अजीब सा अपराध बोध पैदा हो गया। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में अच्छा दोस्त नहीं हूं? क्या मुझे मदद कर देनी चाहिए? यहीं से शुरू होता है गिल्ट मैनिपुलेशन। यह मैनिपुलेशन की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक है। इसमें कोई आपको मजबूर नहीं करता, कोई धमकी नहीं देता, कोई चिल्लाता भी नहीं। वो सिर्फ आपको इतना दोषी महसूस करा देता है कि आप अपनी इच्छा के खिलाफ फैसला लेने लगते हैं। यानी आप हां इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपका मन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ना कहने पर आपको बुरा महसूस हो रहा है। हमारा दिमाग बचपन से ही एक बात सीखता है, अच्छे लोग दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे बच्चे मना नहीं करते, अच्छे दोस्त हमेशा साथ देते हैं। ये बातें अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब कोई इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे तो वही सीख हमारी कमजोरी बन जाती है। जरा ध्यान दीजिए, कुछ लोग कभी सीधे कुछ नहीं मांगते, वे बस ऐसी बातें कहते हैं, ठीक है रहने दो, मुझे तो आदत है अकेले सब करने की, मैंने तुमसे उम्मीद ही क्यों की। ऊपर से ये वाक्य सामान्य लगते हैं,
लेकिन इनके पीछे एक छुपा हुआ संदेश होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बुरे इंसान हो। और हमारा दिमाग अक्सर इसी जाल में फंस जाता है। अब रिश्तों की एक और कहानी सुनिए। एक लड़की अपनी दोस्त से कहती है, तुम पिछले हफ्ते मेरे साथ बाहर नहीं आई थी। दोस्त जवाब देती है, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन पहली लड़की कहती है, हाँ, बहाने तो सबके पास होते हैं। अब असली मुद्दा क्या था? सिर्फ एक मुलाकात। लेकिन बातचीत इस तरह मोड़ दी गई कि दूसरी लड़की खुद को गलत महसूस करने लगे। धीरे धीरे वह हर बार अपनी जरूरतों से पहले सामने वाले की भावनाओं के बारे में सोचने लगती है। यही अपराध बोध का असर है। ऑफिस में भी ये तकनीक बहुत आम है। मान लीजिए आपका काम खत्म हो चुका है, आप घर जाने वाले हैं। तभी आपका सहकर्मी कहता है, यार तुम तो हमेशा टाइम पर निकल जाते हो। मैं ही हूं जो टीम के लिए रुकता हूं। उसने आपसे सीधे काम करने को नहीं कहा, लेकिन उसने ऐसा माहौल बना दिया कि अगर आप चले गए तो आपको खुद ही अपराध बोध होने लगे। और कई बार इंसान सिर्फ इस एहसास से बचने के लिए रुक जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर अपराध बोध गलत नहीं होता। अगर आपने सच में किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो अपराध बोध आपको बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिना वजह बार बार हर छोटी बात पर आपको दोषी महसूस कराए ताकि आप उसकी बात मान लें, तो ये अपराध बोध नहीं, मैनिपुलेशन है। तो पहचान कैसे करें? खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैं ये काम अपनी इच्छा से कर रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बुरा महसूस कराया जा रहा है? अगर मुझे अपराध बोध ना होता तो क्या मैं यही फैसला लेता? अगर तीसरे सवाल का जवाब नहीं, तो रुक जाइए। हो सकता है कोई आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा हो। याद रखिए, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। हर बार हां कहना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है। कई बार सही समय पर कहा गया एक सम्मानजनक ना आपकी मानसिक शांति की रक्षा करता है। लेकिन अगर अपराधबोध सबसे पुरानी चाल है तो अगली तकनीक उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें सामने वाला आपको दोषी महसूस भी नहीं कराता, बल्कि वह आपको अपनी ही याददाश्त और अपनी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। और जब इंसान को अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं रहता तो उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे गैसलाइटिंग की, जिसे मनोविज्ञान की सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन तकनीकों में से एक माना जाता है। गैसलाइटिंग, जब आपको अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगे। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, आपको पूरा यकीन है कि वही सच है, लेकिन सामने वाला मुस्कुराकर कहता है तुम्हें गलत याद है। पहले आपको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब वही बात बार बार दोहराई जाती है तो धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल उठने लगता है, कहीं सच में मुझसे ही गलती तो नहीं हो रही? और यहीं से शुरू होता है। गैसलाइटिंग सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये किसी इंसान की वास्तविकता पर भरोसा तोड़ने की प्रक्रिया है। इसका मकसद आपको हराना नहीं, बल्कि आपको इतना भ्रमित कर देना होता है कि आप अपनी सोच पर भरोसा करना ही छोड़ दें। जब ऐसा हो जाता है तो सामने वाला आपकी जिंदगी के फैसलों पर आसानी से असर डाल सकता है। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहते हैं कल तुमने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया था। वह जवाब देता है मैंने, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप सोचते हैं शायद उसे याद नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही होता है, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले महीने। हर बार आपकी बात को ऐसे नकार दिया जाता है जैसे वो कभी हुई ही नहीं। धीरे धीरे आप अपनी यादों पर शक करने लगते हैं। अब एक और उदाहरण देखिए। एक पति अपनी पत्नी से बार बार कहता है
तुम हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचती हो। तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। समस्या मेरी नहीं, तुम्हारी सोच में है। शुरुआत में पत्नी अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन समय के साथ वो खुद ही सोचने लगती है, शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देती हूं। यही गैसलाइटिंग जीतने लगती है, क्योंकि अब उसे सच बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। पीड़ित खुद अपने सच पर सवाल उठाने लगता है। ध्यान दीजिए, गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा गुस्से में नहीं होता। कई बार वह बिल्कुल शांत रहता है, धीरे से मुस्कुराता है और बहुत आत्मविश्वास से कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम बातें बना रहे हो। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जितना शांत वह दिखता है उतना ही अस्थिर आप महसूस करने लगते हैं। लेकिन सवाल है, हम इसका शिकार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इंसान अपने भरोसेमंद लोगों की बात पर अपने दिमाग से भी ज्यादा विश्वास कर लेता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि आपकी याददाश्त कमजोर है, तो शायद आप हंसकर टाल देंगे। लेकिन अगर यही बात कोई बहुत करीबी इंसान बार बार महीनों तक कहता रहे, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही इंसानी मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। धीरे धीरे गैसलाइटिंग का असर दिखाई देने लगता है। पीड़ित हर छोटी बात पर दूसरों से पूछने लगता है, क्या सच में मेरी गलती थी? क्या मैंने ज्यादा सोच लिया? क्या मैं ही गलत हूं? उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, फैसले लेने में डर लगने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसे अपनी ही भावनाओं पर भरोसा नहीं रहता। यही वह स्थिति है जिसका इंतजार एक मैनिपुलेटर करता है। लेकिन हर असहमति गैसलाइटिंग नहीं होती। अगर दो लोगों की किसी घटना को लेकर अलग अलग याद हो, तो ये सामान्य बात है। गैसलाइटिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और लगातार आपकी वास्तविकता को झुठलाता है, ताकि आप मानसिक रूप से उसी पर निर्भर हो जाए। यानी ये एक गलती नहीं, बल्कि एक पैटर्न होता है। तो इससे बचे कैसे? सबसे पहले अपनी भावनाओं को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है, तो उसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखने की आदत डालिए। कई बार एक छोटी सी डायरी या मोबाइल में लिखे गए नोट्स आपको याद दिला सकते हैं कि सच क्या था। और सबसे जरूरी, अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको ही गलत साबित करता है लेकिन कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तो ये एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। याद रखिए, जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपकी बात से असहमत हो सकता है, लेकिन वह आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते भरोसा बनाते हैं, जबकि गैसलाइटिंग भरोसा तोड़ती है। लेकिन अगर किसी को आपकी याददाश्त पर शक करवाना एक हथियार है, तो अगली तकनीक उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार मैनिपुलेटर आपके दिमाग से नहीं, सीधे आपके डर से खेलता है। और जब इंसान डर जाता है, तो वो अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो सामान्य स्थिति में वो कभी नहीं लेता। अगले भाग में हम समझेंगे फियर मैनिपुलेशन, यानी डर के जरिए लोगों को नियंत्रित करने की मनोवैज्ञानिक तकनीक। फियर मैनिपुलेशन, डर का मनोविज्ञान। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अगर आपने अगले 10 मिनट में ये काम नहीं किया, तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप घबरा जाते हैं। बिना पूरी बात पढ़े, बिना सोचे, आप तुरंत उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। कुछ मिनट बाद पता चलता है कि वह एक धोखा था। अब जरा सोचिए, आपने ऐसा क्यों किया? क्या इसलिए कि आपको पूरी जानकारी थी? नहीं, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय आपका डर आपकी समझ से ज्यादा ताकतवर हो गया था। इंसान का दिमाग लाखों सालों से एक ही काम करता आया है, खतरे से बचना। जंगलों में हमारे पूर्वजों के लिए यह जरूरी था। झाड़ियों में हल्की सी आवाज भी
शायद किसी शिकारी जानवर का संकेत हो सकती थी। ऐसी स्थिति में ज्यादा सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला इंसान जिंदा बचता था। यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग डर को सबसे पहले और सबसे तेज महसूस करता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि अगर कोई आपके डर को समझ ले तो वो कई बार आपके फैसलों को भी नियंत्रित कर सकता है। जरा विज्ञापनों पर ध्यान दीजिए। कई विज्ञापन पहले आपको डराते हैं, फिर समाधान बेचते हैं। अगर आपने ये बीमा नहीं लिया तो आपके परिवार का क्या होगा? अगर आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर अभी फैसला नहीं लिया तो शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी। क्या आपने गौर किया? पहले डर पैदा किया जाता है, फिर उसी डर का इलाज बेचा जाता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। कुछ लोग अपने साथी से कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या अगर तुमने ये किया तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। ऊपर से यह सिर्फ एक वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश होता है। अगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले तो तुम्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता खोना पड़ेगा। यानी ये प्यार नहीं, डर के माध्यम से नियंत्रण है। ऑफिस में भी यह तकनीक दिखाई देती है। एक बॉस बार बार अपने कर्मचारियों से कहता है, बाहर नौकरी मिलना आसान नहीं है, अगर यहां से गए तो पछताओगे। तुम्हारी जगह लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। धीरे धीरे कर्मचारी अपनी क्षमता पर नहीं, अपने डर पर विश्वास करने लगते हैं। और जब इंसान डर के आधार पर फैसला लेने लगता है तो उसकी स्वतंत्रता कम होने लगती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, डर हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई बार सिर्फ डर की कल्पना ही काफी होती है। इसे समझिए। अगर मैं कहूं, हो सकता है कि अगले महीने आर्थिक संकट आ जाए, तो कुछ लोग तुरंत पैसे खर्च करना बंद कर देंगे, जबकि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। यानी हमारा दिमाग कई बार वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि संभावित खतरे से भी प्रभावित हो जाता है। और यही जगह है जहां मैनिपुलेटर सबसे ज्यादा सफल होते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग जल्दी फैसले लेना चाहता है। वो विकल्पों का विश्लेषण कम करता है और जो पहला सुरक्षित रास्ता दिखाई देता है उसी पर चल पड़ता है। यही कारण है कि घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर बाद में गलत साबित होते हैं। तो इससे बचे कैसे? सबसे पहले, जब भी कोई आपको डराकर तुरंत फैसला लेने के लिए कहे, रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या खतरा सच में अभी मौजूद है या सिर्फ मुझे महसूस कराया जा रहा है? दूसरा सवाल, अगर मैं बिल्कुल शांत होता तो क्या मैं यही फैसला लेता? और तीसरा, क्या सामने वाला मुझे जानकारी दे रहा है या सिर्फ डर दिखा रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो सावधान हो जाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपकी भलाई चाहता है वो आपको जानकारी देगा, समय देगा और सोचने का अवसर देगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको नियंत्रित करना चाहता है वो आपको सोचने का समय नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना कम आप उसके प्रभाव में आएंगे। लेकिन डर के बाद एक और भावना है जो इंसान पर उससे भी ज्यादा गहरा असर डालती है। वो है प्रशंसा। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे विशेष महसूस कराएं। और उसी इच्छा का फायदा उठाकर कुछ लोग हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब हम जानेंगे लव बॉम्बिंग और एक्सेसिव फ्लैटरी, यानी जरूरत से ज्यादा प्यार और तारीफ के जरिए लोगों को अपने नियंत्रण में लेने की मनोवैज्ञानिक तकनीक। लव बॉम्बिंग, जब प्यार भी एक हथियार बन जाए। कल्पना कीजिए, आपकी मुलाकात किसी नए इंसान से होती है। सिर्फ 2 या 3 दिनों में वो आपको ऐसा महसूस कराने लगता है जैसे आप उसकी जिंदगी के सबसे खास इंसान हों। वो हर समय आपकी तारीफ करता है, हर घंटे मैसेज करता है, कहता है
तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। तुम मुझे सबसे अलग लगते हो। तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिला। शुरुआत में ये सब बहुत अच्छा लगता है। आखिर किसे पसंद नहीं कि कोई उसकी इतनी कद्र करे। लेकिन अगर ये सब बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और बिना किसी गहरे परिचय के होने लगे तो ये हमेशा प्यार नहीं होता। कई बार यही लव बॉम्बिंग होता है। लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी व्यक्ति पर इतनी ज्यादा तारीफ, ध्यान, तोहफे या भावनात्मक अपनापन बरसाना कि वो बहुत जल्दी आप पर भरोसा करने लगे। यानी रिश्ता धीरे धीरे नहीं बनता, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इंसान की सबसे गहरी जरूरतों में से एक है स्वीकार किया जाना। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी तारीफ करे, हमें महत्वपूर्ण महसूस कराए। जब कोई व्यक्ति अचानक हमें ये सब देने लगता है तो हमारा दिमाग उसके प्रति जल्दी जुड़ने लगता है। हमें लगता है शायद यही वह इंसान है जो मुझे सच में समझता है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। ध्यान दीजिए, लव बॉम्बिंग का असली मकसद प्यार देना नहीं, निर्भरता पैदा करना होता है। पहले सामने वाला आपको इतना विशेष महसूस कराता है कि आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाए। फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। अब वही व्यक्ति जो पहले हर बात पर आपकी तारीफ करता था, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगता है, आपको दोष देने लगता है, आपको बदलने की कोशिश करता है। और तब आप बार बार उसी पुराने प्यार को वापस पाने की कोशिश करने लगते हैं। यही इस तकनीक का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर किसी को पहले बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया जाए और फिर अचानक नीचे गिरा दिया जाए तो वो क्या करेगा? वह दोबारा उसी ऊंचाई पर लौटना चाहेगा। भावनात्मक रिश्तों में भी यही होता है। इंसान सोचता है शायद गलती मेरी है, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि शुरुआत से ही खेल कुछ और था। यह तकनीक सिर्फ प्रेम संबंधों में नहीं होती। कुछ कंपनियां भी ऐसा करती हैं, कुछ नेता भी, कुछ तथाकथित गुरु भी। शुरुआत में वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप बहुत विशेष हैं, कि सिर्फ आप ही उनके चुने हुए लोगों में हैं। धीरे धीरे आपका भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि आप सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो नियंत्रण शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चा प्यार आपको आजाद बनाता है, जबकि मैनिपुलेशन आपको धीरे धीरे निर्भर बनाता है। स्वस्थ रिश्ते में सम्मान धीरे धीरे बढ़ता है, भरोसा समय के साथ बनता है, और दोनों लोगों को अपनी पहचान बनाए रखने की जगह मिलती है। लेकिन लव बॉम्बिंग में सब कुछ बहुत तेज होता है। जितनी जल्दी रिश्ता बनता है, उतनी ही जल्दी आपका भावनात्मक संतुलन भी उस व्यक्ति पर निर्भर होने लगता है। तो पहचान कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति बहुत कम समय में आपसे बहुत बड़े वादे करने लगे, बार बार कहे कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, या सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूं, तो थोड़ा रुकिए। भावनाओं के साथ साथ तथ्यों को भी देखिए। सच्चे रिश्तों को समय से डर नहीं लगता, लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा जल्दबाजी करता है, क्योंकि उसे पता है जितना ज्यादा समय मिलेगा उतनी ज्यादा सच्चाई सामने आएगी। अब तक हमने देखा अपराध बोध, गैसलाइटिंग, डर और जरूरत से ज्यादा प्यार। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं उस तकनीक पर जिसका इस्तेमाल लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी करता है, और कई बार उसे खुद भी पता नहीं होता। यह तकनीक है रेसिप्रोसिटी, यानी मैंने तुम्हारे लिए किया, अब तुम्हें मेरे लिए करना ही होगा। यही तकनीक दुकानों से लेकर राजनीति, रिश्तों और बिजनेस तक हर जगह दिखाई देती है।
अब हम जानेंगे कि एक छोटा सा एहसान कैसे कई बार हमारी स्वतंत्र सोच को प्रभावित कर देता है। रेसिप्रोसिटी, एहसान का मनोवैज्ञानिक जाल। कल्पना कीजिए, आप किसी मॉल में घूम रहे हैं। अचानक एक सेल्समैन मुस्कुराते हुए आपके पास आता है। वह कहता है, सर, पहले इसका फ्री सैंपल चखिए, बिल्कुल मुफ्त है। आप सैंपल ले लेते हैं। उसने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज दी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कहता है और अचानक आपको मना करने में अजीब सा महसूस होने लगता है। क्यों? क्या आपको सच में वो प्रोडक्ट चाहिए था? या फिर आपके अंदर एक आवाज उठी, इसने मेरे लिए इतना किया है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने महसूस किया है रेसिप्रोसिटी का असर। इंसानी समाज एक बहुत पुराने नियम पर चलता है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यही नियम समाज को जोड़कर रखता है। अगर लोग एक दूसरे की मदद का जवाब कभी न दें तो भरोसा बन ही नहीं सकता। इसलिए ये भावना स्वाभाविक है, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मैनिपुलेटर जानते हैं कि अगर वे पहले आपको कुछ देंगे तो आपका दिमाग खुद ही बदले में कुछ लौटाने का दबाव महसूस करेगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने आपको मजबूर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आपके अंदर मौजूद एक सामाजिक नियम को जगा दिया और फिर आपने खुद ही वह काम कर दिया जो शायद आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते। जरा एक और उदाहरण देखिए। आपका कोई सहकर्मी अचानक आपकी बहुत मदद करता है। आप हैरान होते हैं क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 दिन बाद वो आपके पास आता है और कहता है, यार, एक छोटा सा काम था। अब आपके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका दिमाग तुरंत याद दिलाता है, उसने भी तो मेरी मदद की थी। रिश्तों में भी यह तकनीक दिखाई देती है। कुछ लोग बार बार महंगे तोहफे देते हैं, हर समय आपकी मदद करते हैं, हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करते हैं। शुरुआत में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे बदले में आपकी आजादी मांगने लगते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यही एहसान प्यार से निकलकर नियंत्रण का साधन बन जाता है। अब एक दिलचस्प सवाल, अगर किसी ने सच में आपकी मदद की हो तो क्या उसका एहसान मानना गलत है? बिल्कुल नहीं। समस्या मदद में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मदद निवेश बन जाती है। यानी कोई व्यक्ति आपकी मदद इसलिए नहीं करता कि उसे आपकी परवाह है, बल्कि इसलिए ताकि बाद में वो उस मदद का इस्तेमाल आप पर दबाव बनाने के लिए कर सके। मनोविज्ञान हमें बताता है कि इंसान कर्जदार महसूस करना पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि अगर उसने बदले में कुछ नहीं किया तो लोग उसे स्वार्थी समझेंगे। इसी डर की वजह से वह कई बार अपनी इच्छा के खिलाफ भी हां कह देता है। लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले हर उपकार के पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के तुरंत बाद आपसे कोई बड़ा एहसान मांगने लगे तो थोड़ा रुकिए। खुद से पूछिए, अगर इस व्यक्ति ने मेरी पहले मदद न की होती तो क्या मैं आज भी यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं, तो हो सकता है आप पर एहसान का मनोवैज्ञानिक दबाव काम कर रहा हो। एक और बात हमेशा याद रखिए, सच्ची मदद कभी सौदे की तरह नहीं होती। जो इंसान दिल से आपकी मदद करता है वो बदले में आपकी आजादी नहीं मांगता, लेकिन जो मदद को हथियार बना ले वो धीरे धीरे आपके फैसलों का मालिक बनने की कोशिश करता है। अब तक हमने 5 शक्तिशाली तकनीकों को समझा: अपराध बोध, गैसलाइटिंग, डर, लव बॉम्बिंग और एहसान का दबाव। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं उस तकनीक पर जो शायद आज की डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये तकनीक है सोशल प्रूफ। यानी अगर सब लोग यही कर रहे हैं
तो शायद यही सही होगा। यही कारण है कि लाखों लोग कभी कभी बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा दिमाग भीड़ पर इतना भरोसा क्यों करता है और कैसे यही आदत हमें बिना एहसास के मैनिपुलेट कर सकती है। सोशल प्रूफ। जब भीड़ आपकी सोच तय करने लगे। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां आप पहली बार गए हैं। आपको 2 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। पहला रेस्टोरेंट लगभग खाली है, दूसरे के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। आपने दोनों का खाना नहीं चखा, फिर भी आपके कदम किस तरफ बढ़ेंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जहां भीड़ है। लेकिन सवाल है, क्यों? क्या सिर्फ भीड़ होने से कोई चीज अच्छी हो जाती है? नहीं। फिर भी हमारा दिमाग ऐसा क्यों मान लेता है? इसका जवाब इंसानी विकास में छिपा है। हजारों साल पहले जब इंसान छोटे छोटे समूह में रहता था, तो अकेले फैसला लेना हमेशा सुरक्षित नहीं होता था। अगर पूरा समूह किसी दिशा में भाग रहा था, तो शायद वहां सचमुच कोई खतरा था। अगर सब लोग किसी जगह से पानी पी रहे थे, तो शायद वो पानी सुरक्षित था। यानी भीड़ पर भरोसा करना कई बार जीवन बचाने का तरीका था। समय बदल गया, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है। यही वजह है कि अगर किसी वीडियो पर 1 करोड़ व्यूज दिखते हैं, तो हमें लगता है जरूर इसमें कुछ खास होगा। अगर किसी प्रोडक्ट पर 10,000 सकारात्मक रिव्यू हो, तो हम उसे ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं। अगर किसी इंसान के लाखों फॉलोअर्स हो, तो हम उसकी बातों को बिना जांचे भी सही मानने लगते हैं। यानी हम कई बार सच को नहीं, लोकप्रियता को सच समझ लेते हैं। सोशल मीडिया ने इस मनोविज्ञान को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया है। आज एक ट्रेंडिंग हैशटैग, एक वायरल वीडियो या लाखों लाइक्स हमारे दिमाग को यह संकेत देते हैं कि अगर इतने लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो यह सही ही होगा। लेकिन क्या भीड़ हमेशा सही होती है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है, कई बार पूरी दुनिया ने ऐसी बातों पर विश्वास किया जो बाद में पूरी तरह गलत साबित हुई। अब एक छोटा सा प्रयोग सोचिए। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके साथ 10 और लोग हैं। कमरे की दीवार पर 2 सीधी रेखाएं बनी हैं। एक नजर में साफ दिख रहा है कि पहली रेखा लंबी है, लेकिन आपसे पहले बैठे सभी 10 लोग जानबूझकर कहते हैं कि दूसरी रेखा लंबी है। अब आपकी बारी आती है, आप क्या करेंगे? हैरानी की बात यह है, बहुत से लोग अपनी आंखों से सच देखने के बावजूद भीड़ के साथ वही गलत जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को गलत होने से ज्यादा डर अकेला पढ़ने का होता है। यही वजह है कि मैनिपुलेटर अक्सर कहते हैं, सब लोग ऐसा ही करते हैं, तुम ही अलग क्यों हो? पूरी टीम मान गई है, सिर्फ तुम रह गए हो। इन वाक्यों का मकसद आपको जानकारी देना नहीं होता, बल्कि आपको यह महसूस कराना होता है कि अगर आपने अलग फैसला लिया, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। विज्ञापन भी यही खेल खेलते हैं। भारत का नंबर 1 ब्रांड, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का भरोसा, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, कई बार वे ये नहीं बताते कि प्रोडक्ट सबसे अच्छा क्यों है। वे सिर्फ ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग इसे चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा दिमाग संख्या देखकर जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन भीड़ हमेशा गलत भी नहीं होती। कई बार दूसरों का अनुभव हमारे लिए मददगार साबित होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी सोच बंद करके सिर्फ भीड़ की सोच अपनाने लगते हैं। यहीं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इससे बचे कैसे? जब भी आप किसी फैसले के पीछे सिर्फ एक कारण देखें, सब लोग यही कर रहे हैं, तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, अगर पूरी दुनिया ये काम न कर रही होती, तो क्या मैं फिर भी यही फैसला लेता? अगर जवाब बदल जाता है, तो शायद आपका फैसला आपका नहीं, भीड़ का है। याद रखिए, भीड़ दिशा दिखा सकती है,
लेकिन मंजिल नहीं। सही फैसला वही होता है जो तथ्यों, तर्क और आपकी अपनी समझ पर आधारित हो। लेकिन भीड़ के बाद एक और ऐसी चीज है जिसके सामने इंसान अक्सर बिना सवाल किए झुक जाता है। वो है अथॉरिटी। यानी जब सिर्फ किसी की पदवी, यूनिफॉर्म, डिग्री या शक्ति देखकर हम उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। और इतिहास में इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का इस्तेमाल करके लाखों लोगों से ऐसे काम करवाए गए जिन्हें वे सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करते। अब हम जानेंगे अथॉरिटी मैनिपुलेशन, यानी अधिकार और प्रभाव के नाम पर दिमाग को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक, अथॉरिटी मैनिपुलेशन। जब पद, शक्ति और यूनिफॉर्म आपकी सोच बदल दें। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक एक साधारण कपड़ों में खड़ा व्यक्ति आपसे कहता है, कृपया 5 मिनट के लिए यहां रुक जाइए। हो सकता है आप उससे सवाल पूछें, उसकी बात मानने से पहले सोचें। लेकिन अगर यही बात एक पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी कहे, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया वही रहेगी? शायद नहीं। ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सवाल किए वहीं रुक जाएंगे। क्यों? क्या सिर्फ वर्दी बदलने से बात बदल गई? नहीं, बदला है हमारा दिमाग। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, शिक्षकों की बात मानो, माता पिता का सम्मान करो, डॉक्टर पर भरोसा करो, पुलिस और कानून का पालन करो। ये बातें समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इसी स्वाभाविक भरोसे का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहीं से शुरू होती है अथॉरिटी मैनिपुलेशन। हमारा दिमाग अक्सर ये मान लेता है कि जिसके पास पद है उसे ज्यादा ज्ञान भी होगा, जिसके पास शक्ति है वो सही ही होगा, और जिसकी बात लाखों लोग सुन रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन क्या वास्तविकता हमेशा ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सफेद कोट पहनकर बहुत आत्मविश्वास से कोई सलाह दे तो हम उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर वही सलाह एक सामान्य कपड़े पहने व्यक्ति दे तो हम उससे सवाल पूछते हैं। यानी कई बार हम बात की सच्चाई नहीं बल्कि बोलने वाले की पहचान देखकर फैसला लेते हैं। ऑफिस में भी ये बहुत आम है। कई कर्मचारी अपने बॉस से असहमत होते हैं। उन्हें पता होता है कि फैसला सही नहीं है, लेकिन वे चुप रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक आवाज आती है, शायद मैं ही गलत हूं। आखिर बॉस को मुझसे ज्यादा अनुभव है, और धीरे धीरे उनकी अपनी सोच दबने लगती है। सोशल मीडिया ने भी अथॉरिटी का एक नया रूप बना दिया है। आज अगर किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, तो लोग मान लेते हैं कि उसे हर विषय की जानकारी होगी। लेकिन लोकप्रिय होना और सही होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हर राय हर विषय पर सही ही होगी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए किसी बात पर विश्वास किया क्योंकि वह किसी बड़े नाम वाले इंसान ने कही थी? अगर जवाब हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग निर्णय लेना आसान बनाना चाहता है और अथॉरिटी उसे एक आसान शॉर्टकट देती है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, तब मैनिपुलेशन शुरू होता है। एक स्वस्थ समाज में सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान का मतलब अंधा विश्वास नहीं होता। तो इससे बचने का तरीका क्या है? जब भी कोई व्यक्ति अपने पद, अपने नाम या अपनी प्रसिद्धि के आधार पर आपसे कुछ मनवाने की कोशिश करे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर यही बात कोई सामान्य व्यक्ति कहता तो क्या मैं फिर भी इस पर विश्वास करता? अगर जवाब बदल जाता है तो हो सकता है आप तथ्य नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हों।
याद रखिए, सच्चा विशेषज्ञ कभी सवालों से नहीं डरता। वो आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन मैनिपुलेटर अक्सर कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, सवाल मत पूछो। और यही वह पल है जब आपको सबसे ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। अब तक हमने 7 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों को समझा है, लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं उस तकनीक पर जो सबसे शांत होती है, सबसे कम दिखाई देती है और कई बार सबसे ज्यादा दर्द देती है। ये तकनीक है साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी चुप्पी को सजा बनाना। जब कोई व्यक्ति बहस नहीं करता, गुस्सा भी नहीं करता, वो सिर्फ आपको नजरअंदाज करता है और धीरे धीरे आप उसी की स्वीकृति पाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। अब हम समझेंगे कि चुप्पी भी कैसे एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार बन सकती है। साइलेंट ट्रीटमेंट। जब चुप्पी एक हथियार बन जाती है, कल्पना कीजिए आपकी किसी अपने इंसान से छोटी सी बहस हुई है। आप सोचते हैं कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन वो आपसे बात नहीं करता। आप मैसेज करते हैं, कोई जवाब नहीं। आप कॉल करते हैं, फोन नहीं उठता। घर में सामने आता है, लेकिन ऐसे गुजर जाता है जैसे आप वहां मौजूद ही नहीं हैं। पहले दिन आपको अजीब लगता है, दूसरे दिन बेचैनी होने लगती है, तीसरे दिन आप खुद से पूछने लगते हैं, आखिर मुझसे गलती क्या हुई? और फिर आप बिना अपनी गलती जाने माफी मांग लेते हैं। यही साइलेंट ट्रीटमेंट अपना काम कर चुका होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा शब्दों से होता है, लेकिन सच ये है, कई बार सबसे गहरी चोट शब्द नहीं बल्कि चुप्पी देती है। क्योंकि इंसान सिर्फ भोजन और पानी से नहीं जीता, उसे जुड़ाव भी चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वह दूसरों के लिए मायने रखता है। और जब कोई अचानक ये एहसास छीन लेता है, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह महसूस करता है। विज्ञान बताता है कि सामाजिक अस्वीकार का दर्द हमारे दिमाग में उन हिस्सों को सक्रिय कर सकता है जो शारीरिक दर्द के दौरान भी सक्रिय होते हैं। यानी किसी का जानबूझकर आपको अनदेखा करना सिर्फ भावनात्मक तकलीफ नहीं देता, आपका दिमाग उसे वास्तविक पीड़ा की तरह महसूस कर सकता है। इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट इतना प्रभावशाली होता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर चुप्पी मैनिपुलेशन नहीं होती। कई बार इंसान गुस्से में होता है, उसे शांत होने के लिए समय चाहिए। वह कहता है, मुझे थोड़ा समय दो, फिर हम बात करेंगे। ये एक स्वस्थ तरीका है, क्योंकि यहां उद्देश्य समस्या को बेहतर ढंग से सुलझाना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना कुछ बताए बार बार दिनों तक आपको नजरअंदाज करे ताकि आप टूट जाए, तो वह संवाद नहीं, नियंत्रण है। जरा सोचिए, अगर हर बहस के बाद सामने वाला कई दिनों तक आपसे बात करना बंद कर दे, तो कुछ समय बाद आप बहस करना ही छोड़ देंगे। आप अपनी राय छिपाने लगेंगे। आप सिर्फ इसलिए हां कहेंगे ताकि फिर से वही चुप्पी न झेलनी पड़े। यही तो मैनिपुलेटर चाहता है। उसे आपकी सहमति नहीं चाहिए, उसे आपकी आजादी चाहिए। यह तकनीक सिर्फ रिश्तों में नहीं, दोस्ती, परिवार और ऑफिस में भी दिखाई देती है। कभी कोई सहकर्मी आपको मीटिंग से बाहर रख देता है, कोई परिवार का सदस्य जानबूझकर आपसे सामान्य व्यवहार नहीं करता, कोई दोस्त अचानक आपको हर योजना से बाहर करने लगता है। ऊपर से ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन अगर ये बार बार हो और इसका उद्देश्य आपको झुकाना हो, तो ये भावनात्मक दबाव का एक रूप है। तो इससे बचे कैसे? सबसे पहले चुप्पी का कारण समझिए। क्या सामने वाले ने साफ कहा है कि उसे थोड़ा समय चाहिए, या वह सिर्फ आपको सजा देने के लिए दूरी बना रहा है? दूसरी बात, हर बार खुद को दोषी मत मानिए। कई बार समस्या आपकी नहीं, सामने वाले के व्यवहार में होती है। और सबसे जरूरी, अगर कोई व्यक्ति बार बार चुप्पी का इस्तेमाल आपको नियंत्रित करने के लिए करता है,
तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक रेड फ्लैग हो सकता है। याद रखिए, स्वस्थ रिश्तों में लोग बात करके समस्याएं सुलझाते हैं। मैनिपुलेटिव रिश्तों में समस्याओं का इस्तेमाल दूसरे इंसान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सच्चा सम्मान संवाद से पैदा होता है, डर और चुप्पी से नहीं। अब तक हमने देखा अपराध बोध, गैसलाइटिंग, डर, लव बॉम्बिंग, एहसान का दबाव, भीड़ का प्रभाव, अधिकार का प्रभाव और चुप्पी का हथियार। लेकिन इन सभी तकनीकों के पीछे एक ही लक्ष्य छिपा होता है, आपकी सोच पर नियंत्रण। अब सवाल यह है, अगर कोई इंसान इन सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा हो, तो हम उसे पहचाने कैसे? क्या मैनिपुलेटिव लोगों में कुछ समान संकेत होते हैं? हम जानेंगे 10 ऐसे संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब तक हमने मैनिपुलेशन की कई तकनीकों को समझा, लेकिन असल जिंदगी में कोई इंसान आपको पहले से नहीं बताएगा कि वह आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों पर असर डालना शुरू करेगा। इसलिए सबसे जरूरी सवाल है, आखिर पहचाने कैसे? आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत जो अक्सर बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। पहला संकेत, आप हर समय खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, चाहे गलती आपकी हो या नहीं। हर विवाद के बाद आखिर में माफी हमेशा आप ही मांगते हैं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद हर समस्या की जड़ आप ही हैं। दूसरा संकेत, आप अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगते हैं। आपको याद है कि क्या हुआ था, लेकिन सामने वाला इतनी बार आपकी बात को गलत बताता है कि आप खुद ही सोचने लगते हैं, शायद मुझे ठीक से याद नहीं। यही गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा असर है। तीसरा संकेत, आप न कहने से डरने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपने मना किया तो सामने वाला नाराज होगा, आपको दोषी महसूस कराएगा या कई दिनों तक बात नहीं करेगा, और इसलिए आप अपनी इच्छा के खिलाफ भी हां कह देते हैं। चौथा संकेत, आपके फैसले अब आपके नहीं रहे। पहले आप अपनी पसंद से निर्णय लेते थे, अब हर फैसला लेने से पहले आप सोचते हैं, उसे कैसा लगेगा? अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे आपकी जिंदगी का केंद्र आप नहीं, कोई और बन जाता है। पांचवा संकेत, सामने वाला कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। हर बहस का अंत आपकी गलती पर होता है, चाहे शुरुआत किसी ने भी की हो। ऐसे लोग जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और हर समस्या का कारण दूसरों को बना देते हैं। छठा संकेत, वो आपकी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानता है और जरूरत पड़ने पर उन्हीं का इस्तेमाल करता है। अगर उसे पता है कि आपको अकेले रह जाने का डर है, तो वह बार बार आपको छोड़ देने की बात करेगा। अगर उसे पता है कि आपको लोगों को खुश रखने की आदत है, तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। सातवां संकेत, शुरुआत में सब कुछ बहुत परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। पहले बहुत प्यार, बहुत तारीफ, बहुत ध्यान, फिर धीरे धीरे आलोचना, दूरी और नियंत्रण। अगर किसी रिश्ते में ये पैटर्न दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। आठवां संकेत, आपको अपने दोस्तों और परिवार से दूर किया जाने लगता है। सामने वाला कहता है, वे लोग तुम्हें नहीं समझते, सिर्फ मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं। धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित होने लगती है, और यही नियंत्रण का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। नौवां संकेत, आप हर समय मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि कौन सी बात से सामने वाला नाराज हो जाएगा, कौन सा शब्द गलत समझ लिया जाएगा, कौन सी छोटी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाएगी। ऐसे रिश्ते
सुकून नहीं देते, वे आपकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप खुलकर हंसते थे, अपनी बात रखते थे, आत्मविश्वास से फैसले लेते थे, लेकिन अब आप हर समय खुद पर शक करते हैं। अगर कोई रिश्ता, कोई दोस्ती या कोई माहौल आपको लगातार छोटा महसूस करा रहा है, तो समस्या शायद आपके अंदर नहीं, उस माहौल में है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इनमें से एक संकेत दिखने का मतलब यह नहीं कि सामने वाला जरूर मैनिपुलेटर है। हर इंसान से गलती हो सकती है। फर्क तब पड़ता है जब ये व्यवहार बार बार, जानबूझकर और अपने फायदे के लिए किया जाए। यही वो पैटर्न है जिसे पहचानना सबसे जरूरी है। अब सवाल है, अगर आपको एहसास हो जाए कि कोई वास्तव में आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर क्या करें? क्या हर रिश्ता छोड़ देना चाहिए? क्या हर बहस से दूर भागना चाहिए? या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बिना लड़ाई किए अपनी मानसिक आजादी वापस पा सके? खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाए? अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब शायद आप एक बात समझ चुके होंगे। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत झूठ नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपका अनजान होना। जिस पल आपको किसी चाल का पता चल जाता है, उसी पल उस चाल की ताकत आधी रह जाती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर कोई सच में हमें मैनिपुलेट कर रहा हो, तो हम क्या करें? पहला कदम, रुकिए और तुरंत फैसला मत लीजिए। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया दें, लेकिन भावनाएं जितनी तेज होती हैं, उतने ही कमजोर फैसले होते हैं। इसलिए जब भी कोई आपको डराए, दोषी महसूस कराए या जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए, तो खुद से कहिए, मैं अभी फैसला नहीं करूंगा, पहले सोचूंगा। कई बार सिर्फ 10 मिनट की शांति 10 बड़ी गलतियों से बचा सकती है। दूसरा कदम, ना कहना सीखिए। हम में से बहुत से लोग अच्छा इंसान बनने के चक्कर में हर बात पर हां कह देते हैं, लेकिन हर बार हां कहना दयालु होना नहीं है। कई बार ये अपनी सीमाएं खो देना होता है। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके ना का सम्मान नहीं कर सकता, तो शायद उसे आपकी नहीं, सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता की जरूरत है। तीसरा कदम, अपनी भावनाओं पर भरोसा करना सीखिए। अगर कोई रिश्ता, कोई दोस्ती या कोई माहौल बार बार आपको बेचैन कर रहा है, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए। हर भावना सही नहीं होती, लेकिन हर भावना का एक कारण जरूर होता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए। चौथा कदम, अपनी दुनिया को सिर्फ एक इंसान तक सीमित मत होने दीजिए। परिवार, दोस्त, सहकर्मी और भरोसेमंद लोग, ये सिर्फ रिश्ते नहीं हैं, ये आपके लिए एक आईना है। जब कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो यही लोग आपको वास्तविकता याद दिला सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो आपकी बात सुने, सिर्फ अपनी बात न मनवाएं। पांचवा कदम, हर बात पर सवाल पूछिए। किसी की बात इसलिए मत मानिए क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा है, या क्योंकि उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, या क्योंकि उसके पास कोई बड़ी पदवी है। खुद से पूछिए, इस बात का सबूत क्या है? क्या मैं इसे किसी और स्रोत से भी समझ सकता हूं? सवाल पूछना अविश्वास नहीं है। सवाल पूछना सोचने की आजादी है। और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान मत खोइए। मैनिपुलेशन की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि उसकी अपनी पसंद क्या थी, उसके अपने सपने क्या थे और उसकी अपनी आवाज कैसी थी। याद रखिए, किसी भी रिश्ते की कीमत पर अपनी पहचान खो देना कभी भी सही सौदा नहीं होता। अब
इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच सुनिए। मैनिपुलेटर हमेशा बहुत चालाक लोग नहीं होते। कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे दूसरों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने भी शायद यही व्यवहार अपने बचपन, अपने परिवार या अपने अनुभवों से सीखा होता है। इसलिए हर मुश्किल इंसान मैनिपुलेटर नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर आपकी भावनाओं, आपके डर और आपके भरोसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, तो वहां सावधान रहना जरूरी है। याद रखिए, मैनिपुलेशन का उद्देश्य आपको बदलना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है आपसे ऐसे फैसले करवाना जो आप सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं लेते। और इसलिए आपका सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, जागरूकता है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी सोच पर भरोसा हो, जो सवाल पूछना जानता हो, जो सम्मान के साथ ना कहना जानता हो, उसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता। तो अगली बार जब कोई आपको जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे, जब कोई आपको बिना वजह दोषी महसूस कराए, जब कोई आपकी यादों पर सवाल उठाए, या जब कोई आपको इतना खास महसूस कराए कि आप खुद को भूलने लगे, तो एक पल रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मेरी अपनी सोच का है या किसी और के प्रभाव का? शायद यही एक सवाल आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को बदल दे। हमारा दिमाग दुनिया की सबसे जटिल चीजों में से एक है। यह हमें सपने देखने की ताकत देता है, रिश्ते बनाने की क्षमता देता है और सही गलत में फर्क करना भी सिखाता है। लेकिन यही दिमाग कभी कभी दूसरों के प्रभाव में भी आ जाता है। इसलिए अपने दिमाग को बंद मत कीजिए, उसे प्रशिक्षित कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर आप पर आसानी से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।